हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा इवोल्यूशन वाला चैप्टर और ये इसका पार्ट 2 है। तो आज हम देखेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की किस तरह से जो है हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन जो है वो वाकई में हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विकास के प्रमाण जो है वो क्या है कि ऐसे बहुत सारे जीव हैं पृथ्वी पर जिनका विकास हुआ है और इस बात की जो है बहुत सारे प्रमाण हैं। तो पहला प्रमाण ये है कि जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स, जो लाइफ फॉर्म जो पहले पाई जाती थी, उनके जीवाश्म जो है अब हमें मिलते हैं रॉक्स में और जो है चट्टानों वगैरह में। हम इनको जो है देख सकते हैं। ये हमें टाइम टू टाइम जो है ऐसे फॉसिल्स जो है वो मिलते रहते हैं। और यहाँ पे जो अर्थ है, तो अगर हम उसकी एक अनुप्रस्थ काट करें भूपर्पटी की, तो हम देखेंगे कि एक तलछट दूसरे तलछट की परत जो है वो पृथ्वी के लंबे इतिहास जो है उसमें वो जमती रही है। यानी सेडिमेंट जो है वो एक के ऊपर जमते रहे। तो अगर हम लेयर ऐसे क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो हमको डिफरेंट लेयर्स जो है सेडिमेंट्स की मिल जाएगी। यहाँ पे जो डिफरेंट एज अलग अलग आयु के जो रॉक सेडिमेंट्स हैं उनमें फॉसिल्स होते हैं जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के हैं, जो प्रोबेबली जब ये सेडिमेंट्स, पर्टिकुलर सेडिमेंट्स जब बने होंगे तब ये मर चुके होंगे। तो वो जो अवसाद में जो है उनके ऊपर जमता जाता है। जैसे कि बहुत सारी जो सिविलाइजेशंस हैं जिनको हम एक्सकेवेट करके निकालते हैं, तो वो पहले थी, जैसे मोहनजोदाड़ो वगैरह। तो उनको हमने एक्सकेवेट किया क्योंकि उनके ऊपर सेडिमेंट आ गए हैं। तो इसी तरह फॉसिल्स भी होते हैं क्योंकि उनके ऊपर सेडिमेंट्स में जो है अगर हम वो हमें मिलते हैं रॉक्स वगैरह में, तो इससे पता चलता है कि ये जो एनिमल्स जो पहले थे और अब नहीं है, जैसे डायनासोर वगैरह, तो इनकी सिमिलैरिटी जो है अभी मॉडर्न डे जो एनिमल्स हैं उनसे जो है ये काफ़ी सिमिलर है, अभी मॉडर्न डे वाले एनिमल्स पुराने वालों से। विलुप्त जीवों ये इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और जैसे कि समय समय पर क्या हुआ कि पृथ्वी पर जो जीवन का रूप है वो बदलता गया। पहले हम जो है सिंगल सेल थे, उसके बाद जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स डेवलप हुए, उसके बाद एम्फीबियंस। तो इस तरह से अलग अलग काल में जो है यहाँ पे जीवन का रूप जो है वो बदलता रहा है। और ये विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे हैं। यानी अब ये जो जीव हैं ये विभिन्न कालों में प्रकट हुए हैं, जो एराज वगैरह हैं, इपोक्स वगैरह। तो इनमें ये डिफरेंट एनिमल्स जो है इनका इवोल्यूशन हुआ है, इनका डेवलपमेंट हुआ और ये उसी पर्टिकुलर एरा में रहे हैं और उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इसको जो प्रमाणित करने के लिए है कि पहला है एम्ब्रियोनिक विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन। तो इससे पहले हम देखेंगे डायनासोर का वंश वृक्ष और आज से मिलते जुलते जीव जैसे कि मगरमच्छ और पक्षी आदि। इसका एक यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। तो ये है डायनासोर, टाइसेराटॉप्स और टायरेनोसॉरस यानी टीरेक्स, और ये जो उड़ने वाला डायनासोर है टेरानोडॉन, और ये आर्कियोप्टेरिक्स जिससे कि अभी प्रेजेंट जिसे हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो यहाँ से जो है बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं। और ये क्रोकोडिलियन, अभी भी क्रोकोडाइल्स जो है उनमें कुछ ज़्यादा जो है चेंज नहीं हुआ है, वो जिससे पहले थे ऑलमोस्ट लगभग वैसे ही अभी भी हैं। तो ये जो है एक फैमिली ट्री है डायनासोर्स का। तो विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन क्या कहता है, ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो कशेरु की जीव है उनके भ्रूण जो है उनमें सब में सिमिलर जो है वो डेवलपमेंट जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जो वेस्टिजियल ऑर्गन जो है सारे एम्ब्रियोज डेवलप करते हैं, मतलब सारे जो डिफरेंट टाइप की जो कशेरुकी हैं उनमें। जैसे कि ह्यूमंस में जो है हम गिल्स डेवलप करते हैं बिहाइंड अवर हेड। तो ये लेकिन सिर्फ एम्ब्रियो तक ही सीमित रहते हैं। जैसे एडल्ट हो जाते हैं तब ये जो है वेस्टिजियल हो जाते हैं। मनुष्य सहित सभी कशेरुकियों में भ्रूण में सिर के ठीक पीछे जो है अवशेषी गलफड़ों की श्रृंखला विकसित होती है। और ये गलफड़े जो है वो सिर्फ जो मछलियां हैं उनमें ही ये काम होता है, उनके रेस्पायरेशन के लिए ये काम आता है। लेकिन इसको जो है नकार दिया किसने, कॉल अर्नेस्ट बेयर ने। उन्होंने अच्छे से स्टडी की और उन्होंने कहा कि भ्रूण में कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से ये जो है वो नहीं गुजरता है। यानी जो फिश में जो है एडल्ट में गिल्स पाए जाते हैं, तो वो एम्ब्रियो में जो है किसी के भी एम्ब्रियो में वो नहीं पाए जाएंगे, ऐसा कहा है तो कॉल अर्नेस्ट ने। तो हम जो है कंपैरेटिव एनाटॉमी और जो शरीर विज्ञान है, शारीरिकी और आकृति विज्ञान,
मॉर्फोलॉजी जो है उसकी अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो हमको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पता चल जाएंगे आज के ऑर्गेनिज्म में और उन ऑर्गेनिज्म में जो बहुत पहले जो है इस पृथ्वी पर रहते थे। सो इस प्रकार जो समानताओं को साझा पूर्वजों के साथ रिश्ते के रूप में जो है हम जान सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि उदाहरण के जो व्हेल है, चमगादड़ है, चीता और मानव, तो ये क्वेश्चन जो है आ जाता है। अग्रपाद की अस्थियों में जो है समानता दर्शाता है, यानी इनके जो 4 लिम्स हैं तो उनमें जो उनका एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। इनमें सब में जो है ह्यूमरस होती है, रेडियस अल्ना होती है और कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और ये फैलेंजेस सब में पाए जाते हैं। तो ये जो है इनको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स कहेंगे। और ये जो विकास है इसे हम कहेंगे अपसारी विकास या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और ये स्ट्रक्चर जो है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाएंगे। यानी समजातीय जो है इसे हम जो है समजातता कहते हैं। इसके अलावा और भी जो है जैसे वर्टिब्रेट्स के हार्ट है, ब्रेन है, वो भी इसी को ही शो करते हैं। और प्लांट्स में भी जो है जो कांटे हैं, थॉर्न्स वगैरह है और टेंड्रिल्स है जैसे बोगनवेलिया और कुकुरबिटा में, वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है, होमोलोगस बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये बोगनविलिया का कांटा और कुकुरबिटा की ये जो टेंड्रिल है ये होमोलोगस ऑर्गन्स है। और मानव के जो 4 लिम्ब है, चीता का जो 4 लिम्ब है, देखो यहाँ पे जो है हमको दिखाई दे रही है रेडियस अल्ना और ये कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और ये फैलेंजेस वगैरह, तो ये सब में जो है सेम है। ये वेल है, इसका फ्लिपर और ये चमगादड़, तो इनको हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स, जो पौधे और जानवर दोनों में पाए जाते हैं। जबकि जो तुल्य रूपता है ये बिल्कुल विपरीत स्थिति को दिखलाती, यानी जो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ये यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होते हैं और वो सेम फंक्शन करते हैं, इसलिए उनमें सिमिलैरिटी है। जबकि होमोलोगस ऑर्गन में वो उन सेम इवॉल्व हुए हैं लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे पक्षी और तितलियों के पंख लगभग एक समान दिखते हैं, लेकिन इनमें पूर्वज जो है परंपरा सामान्य जो है नहीं है और न ही शरीर की रचना में समानता है। ये भले ही जो है समान क्रिया संपन्न करते हैं, यानी उड़ने का ही काम करते हैं। बर्ड्स में भी विंग्स जो है वो उड़ने का काम करते हैं और बटरफ्लाई में भी जो विंग्स है वो उनको उड़ने का काम करते हैं। और अनुरूपता या तुल्य रूपता का और उदाहरण हो सकता है कि ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आंखें और पेंगुइन और डॉल्फिन जो मछलियाँ हैं उनके जो है फ्लिपर्स जो हैं उनमें अनुरूपता पाई जाती है। अब हम कह सकते हैं कि जो सिमिलर हैबिटेट है वो रिजल्ट करते हैं इन द सिलेक्शन ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वो सेम फंक्शन करते हैं। आवासीय विशेषताओं के कारण जीव समूह में समान अनुकूली विशेषताओं को जो है चयनित किया और उसमें जो है कार्यकलाप समान थे, फिर भी ये उसकी अनुरूपता के आधार पर जो है अभिसारी विकास है, यानी ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ये। इसी तरह जो है समजातता भी जो है अपसारी विकास पर आधारित है। और तुल्य रूपता के अन्य उदाहरण हैं जैसे शकरकंदी, जड़ मूल और आलू, जो कि तना का रूपांतरण है, और शकरकंद जो है वो जड़ मूल का रूपांतरण है। सिमिलरली जो प्रोटीन्स हैं और जो जीन्स हैं जो कि सेम काम कर रही है, सेम फंक्शन कर रही हैं अमंग गिवन डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग जानवरों में, तो ये भी जो है शो करता है कि बायोकेमिकल सिमिलैरिटी जो है जो हमको अपने पूर्वजों से जो है सामान्य पूर्वज परंपरा का जो ये संकेत देती है। तो ये जो है जैव रासायनिक समानताएं भी जो है ठीक ये उसी तरह से ही है। ये बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज़ जो है ये शेयर्ड एंसेस्ट्री को शो करती हैं एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ अमंग द डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा मैन जो है, मनुष्य जो है, हमने बहुत सारे जो ब्रीड्स हैं प्लांट के और एनिमल के उनको सेलेक्ट किया फॉर एग्रीकल्चर, कृषि, बागवानी, खेल और सुरक्षा के लिए चुना, और बहुत सारे जंगली जानवरों को क्या कर दिया, पालतू कर दिया, और खेती और ये फसलें जो है उगाई गई। तो इस तरह से मैन ने जो है ये जो इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है इससे क्या हुआ कि नई ब्रीड्स जो है वो पैदा हो गई।
सो जो अन्य प्रकार के वंशों से भिन्न थी, जैसे कि कुत्ता जो है, तो ये वुल्फ से जो है काफ़ी डिफरेंट हो गया है। तो ये डोमेस्टिकेशन हो गया, तो ये चेंज हो गया उसकी ब्रीड में। सो लेकिन ये अभी भी सेम स्टिल जो सेम वही ग्रुप में उसी समूह का है ये। तो ये तर्क दिया जाता है कि अगर मनुष्य ने जो 100 साल के भीतर नई नस्लें पैदा की है प्रकृति को, उसके लिए जो है मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो प्राकृतिक उसके अलावा प्राकृतिक वर्ण के समर्थन में एक जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है जो कि इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है ये देता है। इंग्लैंड में क्या हुआ था कि ये 1850s में से पहले जो है इसे यदि संग्रहित किया जाता तो पेड़ों में जो है पहले श्वेत पंख वाली जो है मॉथ्स जो है वो गहरे वर्णों के शलभों की अपेक्षा जो है ज़्यादा संख्या में होते थे। लेकिन 1920 में क्या हुआ कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे ये रिवर्स हो गया कि लाइट कलर जो मॉथ थी वो अब डिक्रीज़ हो गई, और जो डार्क विंग वाली जो मॉथ है वो नंबर में ज़्यादा हो गई। तो प्रोपोर्शन जो है यहाँ पर रिवर्स हो गया। पहले ये जो है वाइट मॉथ जो है ये ज़्यादा पाई जाती थी क्योंकि ये प्रदूषण रहित तना है, और ये आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर ली जाती थी प्रेडेटर से, और प्रेडेटर जो है इनको खा लेते थे। तो इस वजह से इनकी नंबर जो है वो कम हो गई। फिर 1920 के बाद जो है पेड़ों के जो तने हैं वो मटमैले होने शुरू हो गए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया, तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन लेवल से जो है चेंज हो जाते हैं। तो ये अब जो डार्क कलर है वो उसमें कमाउफ्लेज करना उसका हो गया कि वो उसमें छुप जाती थी, और वाइट वाली जो है वो आराम से जो है प्रेडेटर्स को दिख जाती थी, तो इसलिए वो जो है उनका खाना बन जाती थी, और इस तरह से जो उनकी पॉपुलेशन है वो कम हो गई। तो इसके अलावा ये जो श्वेत शलभ है ये पहले जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था उससे पहले जो है लाइकेन जो है वहाँ उगते थे जो वाइट कलर के होते थे, और उससे जो है वाइट वाली उसमें जो है वो छद्मावरण या जो है में सुरक्षित रह पाते थे। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद जो लाइकेन्स हैं, क्योंकि लाइकेन्स जो है वो इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन का, वो जो पॉल्यूटेड एरिया होता है वहाँ पे लाइकेन्स नहीं उगते हैं, तो अब वो भी नहीं उग रहे थे, तो ये जो है ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देने लग गई। सो इसलिए इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो गई इन अर्बन एरियाज़। लेकिन रूरल एरियाज़ में ऐसा नहीं था। ग्रामीण इलाकों में जहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ था वहाँ पे ये जो मान्यता है इसको समर्थन तथा यहाँ पे इसको जो है समर्थन मिलता है कि छद्मावरण के कारण जो है ये यहाँ पे सुरक्षित रह पाई है। तो यहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन जो है की थी, मिश्र जीव संख्या जो है जिनमें अनुकूलन की पावर ज़्यादा होती है, बेटर अडाप्ट कर पाए, वो सर्वाइव कर पाएंगे, और उनकी पॉपुलेशन साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अडाप्टेशन और जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका संपूर्ण विनाश जो है वो नहीं होता अनलेस वो पूरा एक्सटिंक्ट ही हो जाए। और इसके अलावा जो ज़्यादा हमने शाकनाशक और कीटनाशकों का प्रयोग किया, जो हर्बिडिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो इससे क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं वो बनना शुरू हो गई। उनमें जो है प्रतिरोधक किस्मों का जो है चयन हुआ। तो जैसे कि सूक्ष्म जीवों के प्रति भी यही बात जो है साबित होती है। अगर हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक या अन्य दवाइयों को सुकेंद्रीय यूकैरियोट जीवों में कोशिका के प्रति इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जल्दी जो है वो कुछ ही महीनों और वर्षों की समयावधि में जो है उसके प्रति जो है वो प्रतिरोधक क्षमता जो है वो पैदा कर लेते हैं, यानी उसके प्रति जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें ये जो है टाइम लगता है। सो ये एग्जाम्पल है ऑफ इवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। ये मानव उद्भिद क्रियाओं द्वारा विकास का एक उदाहरण है, और इसके साथ ही हम ये बता सकते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता है इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, यानी ये प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है इवोल्यूशन। ये एक जो है प्रयासंभाव प्रक्रम है, प्रोसेस बेस्ड है ये, और कि जो नेचर है और म्यूटेशन जो है वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म में हुए हैं फॉर द अडेप्टेशन और सर्वाइवल के लिए।
सो इस पे जो है इस तरह से जो है इवोल्यूशन होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली, ये सडन नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन कम होती है, उनकी लाइफ जो साइकिल है वो छोटी होती है, तो वो जल्दी जल्दी जो है चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनुकूली विकिरण क्या है, यानी एडेप्टिव रेडिएशन क्या है। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।